अपनी लास्ट क्लास में हमने राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश की थी और मैंने आपको ये बताया था कि इनके सिंबल्स को देखकर हम इनके बारे में बात कर सकते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर किसी के लगन में कोई पर्टिकुलर राशि होती है तो हम उस नेटिव के कैरेक्टर्स को भी बता सकते हैं, ये हमने बात की थी। आज हम जो बात करेंगे वो थोड़ी सी अलग हटके है। कुछ दिन पहले हमने बात की थी अबाउट सेकंड या थर्ड क्लास जब हमारी चल रही थी, तो हमने बात की थी कि कुंडली में कुछ भाव शुभ भाव कहलाते हैं। कुछ याद है इसके बारे में आपको? किसी Yes, को ma'am. याद है ये बात? हाँ, जैसे अगर ये खाली कुंडली है तो कौन से भाव शुभ भाव कहलाते हैं? मैम फर्स्ट, हाँ, फोर्थ, यस, एंड देन त्रिकोण वाले, त्रिकोण वाले, सॉरी सेंटर वाले, केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव। हाँ, वन साइड। हाँ जी, तो केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव ही शुभ भाव होते हैं। अब केंद्र भाव कौन कौन से भाव हैं? जो जिन पे मैं लिखूंगी ये 1, 4, 7 और 10, ये भाव कहलाते हैं केंद्र भाव, और 1, 5 और 9 कहलाते हैं त्रिकोण। ये दोनों ही शुभ भावों की कैटेगरी में आते हैं। किसी भी कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव कैसे भाव होते हैं? शुभ। तो क्या कुंडली में कोई भाव ऐसे भी है जो अशुभ हैं? आज हम ये जानेंगे, ठीक है। अब अशुभ भावों में किन भावों को अशुभ कहा गया है इसके बारे में आइए हम जानें। जब हम किसी भी चार्ट को देखते हैं तो हमें देखते ही, देखिए, भाव कोई भी बुरा नहीं है या भाव कोई भी अच्छा नहीं है, बल्कि उनके लॉर्ड्स जो हैं वो अच्छे या बुरे होते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कुंडली, माना हम कह रहे हैं स्कॉर्पियो लग्न की ही है, अगर स्कॉर्पियो लग्न का कुंडली है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो जो केंद्रों के स्वामी होंगे वो इस नेटिव को बेनिफिट करेंगे और त्रिकोण के स्वामी भी। अब यहां शब्द पर बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं कह रही हूं स्वामी। स्वामी मतलब उस हाउस के लॉर्ड, हाउस लॉर्ड की बात की जा रही है। जैसे लगन लॉर्ड, लगन लॉर्ड यहाँ पे कौन हो गए? मार्स। फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड कौन हो गई यहाँ पे? साटर्न। सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड यहाँ पर कौन हो गए? वीनस। टेंथ लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड यहाँ पर कौन हो गए? सन। तो ये चारों प्लैनेट इस चार्ट के लिए शुभ प्लैनेट हैं। हमेशा इस जातक को, इस नेटिव को, जिसका भी ये चार्ट बनेगा उसको शुभता देंगे, ठीक है। इसी तरह से त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी मतलब 159, 159 हाउसेस के लॉर्ड्स भी शुभता ही देंगे, शुभ हैं ये। अच्छे भावों के स्वामी हमेशा शुभता देते हैं। और कौन कौन से अच्छे शुभ भाव होते हैं हमने अभी सीखा कि केंद्र भाव जिसको बोलते हैं 1, 4, 7 और 10, उसके अलावा त्रिकोण भाव, वो कौन से भाव हैं? 1, 5, 9। ये हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज हम ये जानेंगे कि कुछ ऐसे भाव हैं कुंडली में जिनको अशुभ भाव कहा गया है, और वो अशुभ भावों में पहली कैटेगरी आती है त्रिक भाव। अब ये त्रिक भाव कौन से हैं? 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को त्रिक भाव कहा गया है, और इनके लॉर्ड्स जो हैं वो अशुभ कहे गए हैं। आई रिपीट द स्टेटमेंट, ये हाउसेस बुरे नहीं है, इनको त्रिक भाव बोला गया है,
लेकिन इनके लॉर्ड्स को बोला गया है कि ये अशुभता देते हैं। क्या अशुभता देते हैं? जैसे सिक्स्थ लॉर्ड, क्योंकि रोग ऋण रिपु के स्वामी हो जाते हैं। एट्थ लॉर्ड असाध्य रोगों के स्वामी हो जाते हैं। ट्वेल्थ लॉर्ड अकेलेपन के, और अस्पताल के स्वामी हो जाते हैं, जेल के स्वामी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो 3 लॉर्ड्स हैं, 3 हाउसेस के लॉर्ड्स हैं, ये पूरी कुंडली में अशुभता फैलाते हैं। इसीलिए इन भावों को त्रिक भाव बोला गया है, और इन भावों के स्वामी अशुभ होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो चार्ट हमारे सामने दिख रहा है, इसमें हम ये जानना चाहें कि कौन से भाव त्रिक भाव हैं, तो बताया जा सकता है क्या? तो ये वाला भाव 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस क्या है? त्रिक भाव हैं, और ये त्रिक भाव अशुभ भाव हैं। इसलिए इन भावों के स्वामी भी अशुभता लाते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो कौन कौन है इनके स्वामी? इनके स्वामी यहाँ पर तो हो गए वीनस शुक्र, यहाँ पर हो गए कौन कौन हो गए इनके स्वामी? 8th हाउस के 8th लॉर्ड कौन हुए? जुपिटर। जुपिटर हुए, जिनको गुरु भी बोलेंगे, और यहाँ पर मंगल हो गए। तो हमेशा ये कहा गया है कि त्रिक भावों के स्वामी अशुभता देते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो हमने पढ़ी इनकी, वो हो गई केंद्र और त्रिकोण, जो कि शुभ होते हैं। और दूसरी कैटेगरी में अशुभ में पहली इसमें आते हैं त्रिक भाव। एक और कैटेगरी है जिसको बोला गया है त्रिशढाय भाव। अब ये जो त्रिशढाय भाव है, इसमें कौन कौन से हाउसेस आते हैं? 6th हाउस, 3rd हाउस और 11th हाउस आते हैं। यहाँ पर 6th हाउस त्रिक भावों में भी है और त्रिशढाय में भी है। अब त्रिशढाय भाव एक्चुअली अशुभ नहीं होते, ये चैलेंजेस क्रिएट करते हैं लाइफ में, चुनौतियां लाने वाले। अब चुनौतियों को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए इन्हें भी क्या कहा गया? अशुभ कहा गया है। लेकिन ये जो भाव है, तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, कौन से भाव होते हैं? चुनौतियां लाने वाले होते हैं। अब ये चुनौतियां लाने वाले कैसे होंगे, इनके बारे में भी हम धीरे धीरे जान जाएंगे। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे त्रिक भावों के बारे में। त्रिक भावों में जो सबसे पहला हाउस होता है वो होता है 6th हाउस, फिर होता है 8th हाउस और फिर होता है 12th हाउस। अगर हम इन भावों के कारक तत्वों को समझें, कारक तत्वों को समझे मतलब इन हाउसेस के सिग्निफिकेंस को समझें, ये हाउसेस हमें क्या क्या फेस करवाते हैं इनको समझें, तो हम ये जानते हैं कि 6th हाउस को बोला गया है रोग, ऋण और रिपु का भाव। रिपु कौन होते हैं? हमारे दुश्मन, हमारे शत्रु या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स कौन? जिनके साथ हमारा कंपटीशन है, वो हमारे शत्रु हो गए, वो हमारे ये हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए। ऋण, ऋण मतलब लोन वगैरह जो हम लेते हैं, वो 6th हाउस होता है। और रोग मतलब बीमारियां।
जब भी किसी के जीवन में बीमारियां आती हैं तो वो 6th हाउस से ही आती हैं, और उनको फैलाने का काम कौन करता है? 6th लॉर्ड करता है। 6th हाउस में बीमारियां पैदा होती हैं और फैलाता कौन है? 6th लॉर्ड। जो बीमारी 6th हाउस से शुरू होती है, जो बीमारी 6th हाउस से शुरू होती है, वो बढ़ते 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 8th हाउस में पहुंच जाती है और असाध्य रोग का कारण बन जाती है। असाध्य रोग का मतलब जो रोग ठीक नहीं होते। जैसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं होती। कौन सी बीमारियां ठीक नहीं होती? उन्हें बस कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे डायबिटीज हो जाती है किसी को, किडनी फेलियर, डायलिसिस। हाँ बिल्कुल, किडनी फेलियर, वो ठीक नहीं होते, या तो रिप्लेसमेंट होगा, वो असाध्य हो जाते हैं। मैम जैसे मेरा 6th हाउस में, मैम हाँ जी, हाँ जी, जैसे मेरे 6th हाउस में 6th हाउस का जो लॉर्ड मतलब वहाँ पे 5 नंबर है ठीक है। और कोई प्लैनेट है नहीं, यानी कि सन हो गया, तो आपका 6th लॉर्ड जो है वो सन है। तो इसीलिए मेरी विटामिन डी भी बहुत कम है अच्छा, जो हमें सन से मिलती है। वो चीजें हम देखेंगे आगे, ठीक है अच्छा, ना? वो चीजें भी हम आगे देखेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो असाध्य रोगों में फिर उसका अगर कनेक्शन 8th हाउस से आ जाए तो असाध्य रोग भी हो जाते हैं। अब माना कोई रोग ऐसा असाध्य हो गया और उसके बाद कई बार हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, तो 12th हाउस जो होता है वो हॉस्पिटल का होता है। हॉस्पिटल का होता है ना। रोग हुआ 6th हाउस से, असाध्य बन गया 8th हाउस में, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा 12th हाउस में। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें ऋण, ऋण क्या होता है? लोन। हमने कोई लोन ले लिया, हम बैंक गए और हमें जरूरत थी पैसे की, लोन ले लिया। हाउएवर लोन लेना तो अच्छा नहीं माना जाता, कर्जा ले लेना। अगर इसी को ही हम कनेक्ट करें यहाँ पर, कोई लोन ले ले और फिर वो लोन का जो ब्याज है, इंटरेस्ट इतना बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए कि वो 8th हाउस, अब वो असाध्य हो गया, अब झेला नहीं जा रहा। अब जब लोन वापस नहीं दे रहा कोई तो उसको पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी लगेगी तो 12th हाउस पेनल्टी का भी होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये पेनल्टी का भी होता है। अब पेनल्टी में कई बार जेल हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, वो कहते हैं ना एक चीज, नहीं क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसे, जिसमें जेल हो जाएगी पैसा नहीं दिया है, कंगाल घोषित कर देते हैं जिसको, बैंक्रप्सी। हाँ, बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी कहते हैं ना। तो बैंक उसमें फिर जेल भी जाना पड़ जाता है, सजा भुगतनी पड़ती है कि आपने लोन लिया था, अब आप दे नहीं पा रहे हो वापस। तो वो जो बैंक्रप्सी वाली स्थिति होती है वो 12th हाउस से भी होती है। इसी तरह से जो दुश्मन होते हैं, कई बार दुश्मनों से बचने के लिए हमें छुपना पड़ता है, तो जो छुपना है वो भी 12th हाउस से, अनजान लोगों के बीच में जाना पड़ता है। एक्चुअली 12th हाउस जो है वो अकेलेपन का घर है, ठीक है। तो ये जो त्रिक भाव है ये हमें सोसाइटी से अलग करते हैं, इसलिए इनको अच्छा नहीं माना गया। अब कई बार क्या होता है ना, बीमार हो गए तो बीमार है तो सोसाइटी से अलग हो गए, घर में पड़े हुए हैं या फिर हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, तो सोसाइटी से अलग होना हो गया ना ये। तो इस तरह से त्रिक भाव, और खासकर त्रिक भावों से भी ज्यादा डिफिकल्ट इनके लॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये काम करने वाले कौन है? 12th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 6th लॉर्ड। ये पूरी कुंडली में जहां पे भी जाकर बैठते हैं वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। 6th लॉर्ड जहां जाके बैठेगा वहां पे बीमारी होगी, उस अंग से रिलेटेड बीमारी होगी। 8th लॉर्ड जहां पर जाके बैठेगा वहां पर बार बार चेंजेस का सामना करना पड़ेगा,
और 12th लॉर्ड जहां पर बैठेगा वहां पर अकेलापन होगा। ठीक है, ये चीजें धीरे 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 हम लोग सीखते चले जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, आपको जो वर्क दिया था मैंने होमवर्क, उसमें मैंने बोला कि आप ये लिखिएगा कि आपका लगन लॉर्ड कहाँ बैठा है, आपका सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा है, ये बोला था ना। और आप लोगों ने किया भी वो काम, किया था ना। हाँ जी भावना, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। मैम अभी आपने जैसे पहले हम अभी 6th और 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स की बात कर रहे थे, अब आपने कहा हाँ, 6th लॉर्ड जहाँ बैठा होगा वो भी वो खराब होगा। बिल्कुल। जैसे क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक वो पेट है, माना आपने घर में डॉग रखा हुआ है, हेमा जी के पास एक पेट है हाँ जी। है ना। अब वो हेमा जी क्या करती है, उस पेट को बहुत साफ सुथरा रखती है, नहला के धुला के, कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होने दिया, दवाई वगैरह इंजेक्शन, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा पेट है। लेकिन सेम टाइप के जो जानवर है वो बाहर भी तो घूम रहे हैं, सड़क पे भी घूम रहे हैं, क्या वो उतना साफ है? आप ये मानिए कि वो बाहर का एक जानवर घर में आ जाएगा तो इन्फेक्शन लेकर आएगा ना, खुद हमें भी इन्फेक्ट करेगा, हमारे घर को भी इन्फेक्ट करेगा। लेकिन हमारा वाला जो पेट है वो बाहर जाएगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये मानिए कि जो बाहर वाला कुत्ता या बाहर वाला जानवर है वो 6th लॉर्ड है, वो हमारे लिए चैलेंज क्रिएट कर रहा है। अरे भैया घर में क्यों घुसने दे रहे हो, कहते हैं ना हम लोग, चलो बाहर चलो बाहर चलो। या बाहर वाले कुत्तों को भी अगर हम ट्रीट करते हैं तो थोड़ा सा दूर से, कि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। इस तरह से ये मानिए कि 6th लॉर्ड अगर पूरी कुंडली में कहीं भी जाता है तो वो चैलेंज क्रिएट कर देता है, बीमारी दे सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बीमारी का, हाँ जी मैम, हाँ जी, म्यूट है आप, अंजू मैम आप म्यूट हैं। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी भी नहीं हुआ हाँ मैम। जी, हाँ हाँ, जी, हो हाँ गया जी, हो गया हो गया हो हो गया, गया। हाँ जी। अच्छा, आपने ये बताया कि ये 3 हाउसेस मतलब अशुभ भाव है, हाँ जी, इनके जो लॉर्ड है वो हमारी उसके हिसाब से निकलेंगे ना, कुंडली के हिसाब से। बिल्कुल। जो आपने हम्म। कल चार्ट बनाया हाँ हाँ अपने लियो असेंडेंट का, हाँ लियो हाँ, असेंडेंट में 6th लॉर्ड कौन बनेंगे? चेक करना पड़ेगा, लेकिन सैटर्न बनेंगे। वो जो लॉर्ड है वो इनको नुकसान करेगा। वो पूरी कुंडली में जहां पे भी जाकर बैठेंगे वो वहां पर नुकसान करेंगे। वो अगर अच्छे लॉर्ड है तो भी नुकसान करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। ये बुध बैठा हो, कोई बैठा हो, वो बुध नुकसान हो, करेंगे। जुपिटर हो, वीनस हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो 6th लॉर्ड है तो वो बीमारी देंगे। अच्छा, हाँ जी। मतलब उनका असर कितना होगा, सबसे ज्यादा कौन से लॉर्ड का असर देखिए, होता है? हर उसका असर होता है। अच्छा। हाँ जी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी, एक नहीं मैंने, नहीं, ये सबके साथ तो नहीं होता ना कि इसको किसी को ऐसी बीमारी हो जाए जो असाध्य नहीं हो। सबके साथ नहीं होता, सबके साथ नहीं हाँ, होता। वही कह रही हूँ, 6th में अगर कोई भी लॉर्ड अब बैठा हम है। आगे धीरे धीरे ये भी समझेंगे कि वो अब वो कैसी किस हालत में है। हाँ भाई, किसी को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी को हाँ, कम किसी होती को है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी को कम किसी को होती है, बहुत कम बिल्कुल आप होती है। बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहे हैं। वो तो चीजें अब धीरे धीरे, अभी हम केवल ABCD सीख रहे हैं। ओके। अभी हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि उसके बाद हम ये देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि वो बीमार करेंगे, लेकिन हाँ वो बीमारी देने वाले होते हैं। कुछ लोग तो बहुत स्वस्थ रहते हैं, वो अच्छा इसलिए करते हैं। स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वो अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, वो बीमारियों से बचकर रहते हैं, वो इन्फेक्शन से बचकर रहते हैं। मतलब वो अगर खुद को कदम। लापरवाही करें तो फिर फिर ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपकी लगन पे। वो लगन पे भी डिपेंड करेगा, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। ओके, चलो ठीक। अभी इसमें और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लगेंगे। ठीक अभी है। हम केवल भावों को और भावेशों को समझ रहे हैं। ओके। ठीक है, तो कोई और क्वेश्चन है तो आगे बढ़े। चलिए, थैंक यू।
अब हमने जैसे यहाँ पर हमने ये करना सीखा था कि कौन सा लॉर्ड कहाँ गया। जैसे मैंने आप लोगों को एक वर्क दिया था और ये लिखने के लिए दिया था कि आपके लगन लॉर्ड कहाँ हैं। जैसे सपोज हम इसी चार्ट में जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें लगन लॉर्ड कौन है? शुक्र। इसमें लगन लॉर्ड शुक्र है, और शुक्र कुंडली में कहाँ बैठे हैं? थर्ड हाउस में, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस है। अच्छा, सेकंड लॉर्ड कौन है? बुध, बिल्कुल बुध है, और कहाँ बैठे हैं? फर्स्ट हाउस में, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट हाउस में। इसी तरह से थर्ड लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। बिल्कुल चंद्रमा। और कुंडली में कौन से हाउस में बैठे हैं? दिखे नहीं ना, ये 12th हाउस में। आगे पंद्रह में, फोर्थ लॉर्ड कौन है? सूर्य। हाँ सूर्य। और कहाँ First बैठे house हैं? में बैठे हैं, लग्न में, first फर्स्ट हाउस फर्स्ट में। में, फिफ्थ लॉर्ड कौन है? बुध। बुध। और कहाँ बैठे हैं? फर्स्ट में, फर्स्ट में। सिक्स्थ लॉर्ड कौन है? शुक्र। शुक्र सेकंड में, और कहाँ बैठे हैं? सेकंड हाउस Second. में। ठीक है। इसी तरह से सेवेंथ लॉर्ड कौन है? मंगल बिल्कुल। और कहाँ बैठे हैं? 12th हाउस। 12 में, 12th में। इसी तरह से एट्थ लॉर्ड कौन है? गुरु। गुरु। और कहाँ बैठे हैं? सेकंड में, सॉरी, इसी सेकंड। तरह से नाइन्थ लॉर्ड कौन है? शनि और कहाँ बैठे हैं? 11वें हाउस में, बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पर 10th लॉर्ड भी शनि है, और कहाँ बैठे हैं? 11वें घर में, 11th हाउस में। इसी तरह से 11th लॉर्ड कौन है? गुरु गुरु। और कहाँ बैठे हैं? सेकंड सेकंड, हाउस। सेकंड हाउस में। इसी तरह से 12th लॉर्ड कौन है? मंगल, और वहीं बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को अब, आपने वैसे लिखे थे ये चीज, आपने सबने ही काम किया था, तीनों लोगों ने। केंद्र के स्वामियों के नाम लिखेंगे अपनी अपने चार्ट में। केंद्र के स्वामियों के नाम लिखेंगे और फिर बताएंगे कि आपके कुंडली में वो कौन से हाउस में बैठे हैं। ठीक है। और मेनली देखिए, केंद्र के साथ साथ त्रिकोण के भी बताएंगे। त्रिकोण के स्वामी कौन है और कहाँ बैठे हैं। इसी तरह से त्रिक भावों के स्वामी कौन है और कहाँ बैठे हैं। ठीक है। ये आपका वर्क होगा। हर संडे में आप लोगों को काम भेजती हूँ। लास्ट टाइम भी भेजा था, मैं कल फिर भेजूंगी। आप लोग उस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। जितना भी हमने इन 3 क्लासेस में पढ़ा है उसको ही बताया जाएगा, पूछा जाएगा, और आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। आई होप। देखिए, भावों में अभी और भाव भी बच गए हैं। कौन से? अभी मैंने आपको कौन से भाव बताए हैं? केंद्र भाव और त्रिकोण भाव। और एक भाव बताए हैं मैंने आपको, त्रिक भाव। एक हिंट दिया है त्रिशधाय भावों का। इनको मैं अभी आज आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, जो है 3, 6 और 11। यहां मैं आपको ये बता रही थी कि जो त्रिशधाय भाव होते हैं वो चुनौतियां लाने वाले भाव होते हैं। इनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अदरवाइज ये सब मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है। तो 12 भावों में से हमने कुछ भावों के बारे में पढ़ा आज। अब आगे देखिए, एक बार फिर से राशियों पे आ जाते हैं। एक बार फिर से हम राशियों की ही बात करते हैं। जो 12 राशियां हैं उनके नाम याद हो गए आप सबको? 12 राशियों के नाम याद हो गए आप सबको? ये वाली
हाँ मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ऐसे ही है ना। इनके कैरेक्टर्स को भी आप धीरे धीरे इनके पिक्चर्स को जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको इनके कैरेक्टर्स भी याद होते चले जाएंगे। अब बात आती है जो राशियां हैं उनको 3 कैटेगरीज दी गई हैं और वो 3 कैटेगरीज क्या हैं? चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। इंग्लिश में कहें तो मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल साइन। राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं साइन, SIGN। अब जो मूवेबल साइन है वो कौन कौन से हैं? 1, 4, 7 एंड 10। मतलब मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये राशियां कौन सी राशियां हैं? चर राशियां हैं, ये मूवेबल साइन है। फिक्स्ड कौन सी है? 2, 5, 8, 11। मतलब वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी है ड्वेल। ड्वेल में कौन सी राशियां आती हैं? 3, 6, 9 एंड 12। मतलब मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। अब चर का मतलब होता है मूव करना, हिलने वाली। इन राशियों के अगर किसी का असेंडेंट मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि या मकर राशि का है तो ऐसा नेटिव ना रुक के नहीं रह सकता, उसको लगातार कुछ ना कुछ काम चाहिए। खाली मतलब ये लोग हिलते रहते हैं, मूवेबल चाहिए, कभी यहीं कभी वहां कभी यहाँ, चलो वहां चलते हैं, मूव करते रहते हैं ऐसे लोग हमेशा। कभी कुछ चाहिए कभी कुछ ऐसे, चलो अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, वहां चलते हैं, हमें ऑलवेज ऑन मूव। जैसे आपने मेष राशि के कैरेक्टर में सिंबल देखा था तो उसमें क्या था? भेड़। भेड़ क्या करती है? लगातार बोलती रहती है मैं और चलती रहती है, मूवेबल है। ऐसे ही जो कैंसर है वो भी मूवेबल है। ऐसे ही तराजू को जब लटका देते हैं तो वो लगातार थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है। ऐसे ही मगरमच्छ और हिरन को बोलना चाहिए, हिरन और मगरमच्छ ये लगातार मूव करते रहते हैं, ये मूवेबल हैं। इनके सिंबल से ही पता चल जाएगा कि ये मूवेबल है ऐसे। लेकिन वृषभ जो बैल है वो कैसा होता है? हमने जब इसकी बात करनी शुरू की थी तो हमने कहा था ना, हिलता नहीं है, ये सड़क के बीचों बीच बैठ जाएगा, कितना भी आप हॉर्न कर लो मजा आ गया, हिल जाए। ऐसे ही शेर एक जगह अपनी गुफा में जाकर बैठा या जहां पे भी बैठा वहां बैठा ही रहेगा। जरूरत पड़ेगी, भूख लगेगी, शिकार करना है, तब उठेंगे। वृश्चिक के सिंबल क्या है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो भी बहुत मूव नहीं करते, ये भी फिक्स्ड होते हैं। ऐसे ही घड़े को एक जगह रख दो तो वो अपने आप मूव नहीं करेगा। लेकिन जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं इनमें दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। दोनों मतलब ये जरूरत पड़ने पर हिलेंगे, जरूरत पड़ने पर शांत रहेंगे। दोनों तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, मूवेबल भी और फिक्स्ड भी। मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, इनमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। कौन से दोनों तरह के? आप इनके सिंबल को भी देखोगे तो आपको 2 चीजें दिखाई देंगी। जैसे मिथुन राशि में एक स्त्री पुरुष का जोड़ा है, 2 लोग हैं। ऐसे ही मीन राशि में 2 मछलियां हैं जो एक दूसरे के पूंछ को पकड़े हुए हैं। धनु राशि में एक आदमी है लेकिन वो पीछे से कैसा है? घोड़ा है।
कन्या राशि में भी वो दोनों हाथों में क्या ली हुई है, नाव में बैठी हुई है, और दो उसके कैरेक्टर्स हैं, एक तरफ तो वो धान उगाती है और एक तरफ जाल लिए हुए हैं, यानी कि दोनों हाथों से वो काम कर रही है, ऐसी एक कन्या है। तो जो द्विस्वभाव राशि हैं, स्थिर राशियां हैं, चर राशियां हैं, इनके नाम हमें पता होने चाहिए। फिलहाल नाम पता होने चाहिए, आगे इनके यूजेस को हम समझते चले जाएंगे। आई होप ये चर राशि और इनको पहचानने में भी आप लोग इजीली पहचान पाएंगे। यस मैम। ठीक है ना, चलिए अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ राशियों के लिस्ट बनाई है, सभी की, उनके स्वभाव लिखे हैं, उनके तत्व लिखे हैं, लिंग रखे हैं, दशा लिखी है, और यहाँ पे देखिए लिखा है चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। अब मैं आपको बताती हूं कि इनके जेंडर के बारे में। जो मेष राशि है वो पुरुष राशि है, मिथुन राशि भी पुरुष राशि है, सिंह राशि भी पुरुष राशि है, तुला राशि पुरुष राशि है, धनु राशि पुरुष राशि है, और कुंभ राशि पुरुष राशि है। मतलब जिनको लिखने में हम ऑड नंबर्स को यूज कर रहे हैं वो राशियां कौन सी राशि है, मेल, पुरुष। मेल है, वो पुरुष राशियां हैं। जिनको लिखने में हम इवन साइन नंबर्स को यूज कर रहे हैं वो राशियां स्त्री राशियां हैं। तो इसमें तो पहचानने में कोई ऐसी मुश्किल है ही नहीं, ठीक है ना। अब इनकी दिशा होती है, हर राशि की दिशा है। तो कैसे कैसे दिशा है देखिए, अब इनको मैं नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को समझाते हैं। जब हम डायरेक्शंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक क्रॉस लगा देते हैं और कहते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ बनाते हैं और नीचे साउथ बनाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा जो चार्ट होता है उसमें लगन में उदित राशि पूर्व दिशा की होती है ना। तो इसको मैं यहाँ पर इसी चार्ट पर आप लोगों को समझाती हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, तो ईस्ट डायरेक्शन ऊपर होती है, यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन कहाँ होगी, जहां पर लगन होगा। वेस्ट डायरेक्शन कहाँ होगी, जहां पर 7th हाउस होगा। साउथ डायरेक्शन कहाँ होगी, जहां पर 10th हाउस होगा। और नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होगी, जहां पर 4th हाउस होगा। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है राशियों की दिशाओं की। यहां पर हम लिख रहे हैं ईस्ट, यहां लिखेंगे वेस्ट, यहां लिखेंगे साउथ, और यहां लिखेंगे नॉर्थ। अब इनको समझिएगा। ईस्ट डायरेक्शन की जो राशियां हैं वो है 159। 159 मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। साउथ डायरेक्शन की राशियां कौन सी हैं, 2, 6 and 10। 2, 6, 10 कौन कौन सी राशियां होती है, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इसी तरह से वेस्ट डायरेक्शन की राशियां हैं 3, 7, 11। और कौन सी हैं ये 3, 7, 11, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। और नॉर्थ डायरेक्शन की राशियां हैं 4, 8, 12, मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। और यही राशियां आपकी जो मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है
इसमें मेंशन की गई हैं। ये देखिए दिशाएं, पूर्व दिशा की कौन सी लिखी है? 1, 5 और 9 लिखा है ना। पूर्व पूर्व पूर्व, पूर्व का मतलब ईस्ट डायरेक्शन। दक्षिण डायरेक्शन में कौन सी है? 2 नंबर, फिर 6 नंबर और फिर 10 नंबर। तो ये जब आप इस तरह का चार्ट बनाएंगे जो मैंने अभी यहाँ पर बनाकर दिखाया था, उससे आप इजीली समझ सकते हैं कि डायरेक्शंस को कैसे मेंशन किया जाए। कहाँ गया? 1 मिनट रुकिएगा। ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम चार्ट में इनको लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इनके एलिमेंट्स भी होते हैं। इन राशियों के क्या होते हैं? एलिमेंट्स भी होते हैं। एलिमेंट्स मतलब तत्व। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें 5 तत्व हैं। कौन कौन से? कौन कौन से 5 तत्व हैं? फायर, वाटर, फायर, वाटर, एयर, 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 फायर, वाटर एंड मिट्टी, अर्थ। अर्थ है, अर्थ। इसके अलावा स्काई भी है 5। लेकिन यहाँ जो राशियां बनेंगी वो 4 तत्वों की बनती हैं। ठीक, अभी हम उनको जानते हैं कि इन राशियों में कौन कौन से तत्व होते हैं। एक होता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की राशियां हैं 159, वेरी हॉट। अग्नि तत्व है इनका। अग्नि मतलब आग है। अब अग्नि का मतलब हॉट तो है ही, मेन है एनर्जी। तो जब आप मंगल के लोग देखेंगे तो आपको लगेगा इनमें एनर्जी बहुत है, लगातार काम करने की एनर्जी होती है इनके अंदर। सेकंड टाइप की है पृथ्वी तत्व। कौन से? 2, 6 एंड 10। ऐसी राशियों के लोग प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है इन लोगों में। फिर तीसरी तरह की राशि आती है अग्नि, पृथ्वी, वायु। 3, 7, 11। एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग। हवा है इनके अंदर, इनको उड़ना है, कुछ करना है, एम्बिशियस होंगे ऐसे लोग। फिर एक नेक्स्ट राशि आती है जल तत्व। कौन सी? 4, 8, 12। जिनका असेंडेंट ये होता है जल तत्व, वो बहुत इमोशनल होते हैं। इमोशनल। तो राशियों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि किसी का असेंडेंट क्या है और फिर उसमें कैरेक्टर्स क्या होंगे। अभी तक हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राशियों को देखकर हम कैसे बताएं। अभी हमने किसी भी ग्रह की बात नहीं की, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कैसे क्या बिहेव कर रहा है, कुछ नहीं। अभी हम राशियों को ही समझ रहे हैं। राशियों के आसपास हम लोग घूम रहे हैं। राशियों के हमने सिंबल समझे, राशियों के हमने तत्व समझे, राशियों के बारे में हमने चर स्थिर समझा। तो राशियों से रिलेटेड इतनी सारी बातें हैं कि अगर हम राशियों और भावों को समझ जाए तो ग्रहों को तो अपने आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि 12 नंबर राशि है किसी की लगन में, तो 12 नंबर राशि का मतलब क्या हो गया कि पाइसेस लगना है, यानी कि मीन राशि है। मीन राशि का क्या सिंबल है? 2 मछलियां ऐसे ऐसे घूम रही हैं, एक दूसरे का पूंछ पकड़ी हुई है मुंह से और ऐसे गोल 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 घूमे जा रही हैं। तो ये चीज एक बताती है उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। यानी कि मीन असेंडेंट वालों का, मीन लगन वालों को कोई रास्ता नहीं मिलता, वो घूमते रहते हैं, उनको बस प्रश्न है
उनका एक मतलब साइकिल है, उसमें घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, मन में आ रही हैं बातें, पूछ रहे हैं, पर जवाब नहीं मिल पाते। कैरेक्टर बिल्कुल मछली जैसे, बड़ी बड़ी आंखें, सौम्यता, ज्ञान का भंडार, क्योंकि गुरु क्या है उनके। अब यहाँ पे वो द्वि स्वभाव हो गए, द्वि स्वभाव हो गए, जल तत्व हो गया। अब दोनों चीजें जुड़ गई, द्वि स्वभाव यानी कि मूवेबल भी है और फिक्स्ड भी है, मूव भी करते हैं और फिक्स भी रहते हैं। गुरु उनके स्वामी है, तो ज्ञान तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्ञानी हो गए। उसके अलावा और क्या चीज हो गए, इमोशनल बहुत हो गए। एंड फीमेल वो केवल है। असाइनमेंट को देखकर ही हम बता सकते हैं कि क्या होगा। सेम वे फीमेल का स्कॉर्पियो। क्या रहेगा, हाँ जी, मेल फीमेल का क्या रूल होगा उसमें, जैसे फीमेल है तो। मेल, अच्छा मेल मतलब अगर मेल कैरेक्टर है, मेल बंदा है हाँ, या नेटिव मेल है या फीमेल है, ऑलमोस्ट सेम। ओके। क्यों, क्या मेल इमोशनल नहीं हो सकते? नहीं नहीं, आई एम सेइंग रिगार्डिंग, आपने कहा था मेल, ये राशि मेल है, ये पुरुष राशि अच्छा है, फीमेल। अच्छा, तो आप बताओ 12 नंबर राशि मेल है या फीमेल है? फीमेल है ना, तभी मैं फीमेल पूछ। साइन है, हाँ जी। राशि वो फीमेल है। मुझे लगा आप नेटिव मेल और फीमेल की नहीं नहीं बात। नहीं, मैं ये पूछू फीमेल उसका हाँ, राशि में भी क्या तो यूज रहता है, उनमें फीमेल राशि। सौम्यता होगी, ऐसे मेल होंगे तो भी सौम्यता लिए हुए होंगे। मेल और फीमेल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है कि सौम्य होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम राशियों के ये जब सारी बातें पढ़ रहे हैं, जैसे स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो फिक्स्ड साइन है, वो भी है इमोशनल, वाटरी साइन है, जल तत्व की राशि है, तो जल तत्व की राशि होने से इमोशनल है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो फिक्स्ड है। जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, बदलूंगी नहीं, मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं उससे, मैं क्यों बदलूं अपनी बातों को। ये वाले कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो आज हमने दो चीजें और जोड़ी हैं, किसमें, राशियों में। राशियों में कौन सी दो चीजें और जोड़ी, उनके एलिमेंट्स, और साथ में कि वो सौम्य है यानी कि वो स्त्री राशि है या पुरुष राशि है, और एक और चीज हमने उसमें एलिमेंट्स के साथ साथ उनके नेचर को भी जोड़ा है, चर है एक या। चीज पूछनी थी मुझे, हाँ जी, जब हम चार्ट देखते हैं जैसे एस्ट्रो स्टेज वगैरह पे खोलते हैं, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि असेंडेंट ये है, लगना ये है, ठीक। और राशि अलग होती है। देखिए, जैसे मेरी जैसे लगना जुपिटर मतलब वो है, क्या नाम है, मीन है, बट मेरी राशि है कुंभ, तो फिर हम किस देखिए, हिसाब से देखेंगे? मैं बता रही हूँ आपको, जैसे हम कह रहे हैं अभी तो हम केवल लगना को बोल रहे हैं। अच्छा लगन राशि अलग होती है, चंद्र राशि अलग होती है, सूर्य राशि अलग होती है, वो आगे की स्टेप्स है। अच्छा ठीक है। चंद्र जो हम लोग, हमें ये बताया जाता है कि आज का आपका राशिफल ये है, वो किसके बेस पे बताते हैं, वो आपके चंद्र राशि, चंद्रमा जहां बैठे हैं उसके बेस पे, है ना। आपकी चंद्र राशि जहां होगी वो आपकी, यूजुअली जो आपके ज़ोडिएक बताते हैं ना, आज का राशिफल ऐसे है, आज ये कीजिए, आज वो कीजिए, आज ये, वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं लगन के लिए, ठीक है, जो हमारी पर्सनैलिटी बताता है। ठीक है। हाँ जी, भावना पूछिए। मैम आपने कहा फीमेल राशि जो होती है, जो स्त्री राशि होगी वो थोड़ी सौम्य होगी, और जो मेल राशि होगी वो क्या होगी, मतलब जो वो राशियों की थोड़ी सी उसमें से, थोड़ी सी तो जैसे आप समझ जाइए पुरुष राशि कैसी होगी। इगोस, मतलब जैसे वो थोड़े से। नहीं, ईगो नहीं होगा अच्छा, उसमें, मेल एंड। थोड़ी सी क्रूरता, हल्की सी क्रूरता, मतलब कहते हैं ना कि ये मेल कैरेक्टर है, ये फीमेल कैरेक्टर है, ये तो हमेशा सौम्य बोला गया है ना। फेमिनाइन कैरेक्टर और मस्कुलाइन कैरेक्टर्स ऐसे बताना।
हाँ जी मैम, आप कुछ पूछ रहे हैं अंजू मैम? चल आ रहा है समझ, मतलब जहाँ पे भी ना आए तो प्लीज पूछिएगा जरूर, ठीक है। तो आज हमने राशियों को और थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, ठीक। अभी जैसे हेमा जी ने पूछा कि मेरी चंद्र राशि, ये राशि वो राशि, अभी उसके बारे में मैं बताती हूँ। जैसे हमारे पास हमारी आंखों के सामने यहाँ पर एक ये चार्ट है। जब हम किसी के चार्ट को देखते हैं, एक सेकंड, ये मेरा पेन नहीं खोल रहा, अब आ गया। ये मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ लिखा हुआ। जब भी हम किसी के चार्ट को ओपन करते हैं तो हमें जो फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ ये साइन है, इसको तो हम कहते हैं लगन राशि। ये हमारा लगन है। और लगन क्या बताता है? ये हमारे शरीर को बताता है, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी हमारा शरीर है। हम कैसे दिखते हैं, हम कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये हमारा शरीर है, ये लगन है। लेकिन उसी में हमें चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है उसको बोलते हैं चंद्र राशि। चंद्रमा एक्चुअली मन होता है, मन हमारा अंदर, ये हमारी अपीयरेंस है और ये हमारा इमोशंस है, हमारा अंदरूनी, अंदर से हम कैसे हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ कि जब भी हम कोई भी हमारे जीवन में सुख या दुख आता है ना, तो शरीर पे चाहे उतना असर आए ना आए, मन पे आता है, मन पे आता है ना। कोई भी खुशी होगी तो मन खुश हो गया यार, कोई कोई ये कहता है कि शरीर खुश हो गया यार, हम कहते हैं यार मजा आ गया, मजा आ गया मतलब मन खुश हो गया। यार आज मेरा मन बहुत खराब है, तो शरीर को कुछ नहीं हो रहा, वो तो धीरे धीरे होता है, लेकिन मन पे आता है। तो जब मन की बातें करनी है तब हम चंद्रमा कहते हैं, चंद्र राशि को यूज करते हैं। लेकिन जब हम शरीर की बात करते हैं तो हम लगन को यूज करते हैं, लगन राशि। जैसे वैसे तो देखो मन भी बीमार होता है, लेकिन यूजुअली बीमारियां किसको लगती हैं? शरीर को लगती है। माना किसी को डायबिटीज हो गई तो मन को डायबिटीज थोड़ी हो रही है, शरीर को डायबिटीज हो रही है। चोट लग गई तो हर मन को भी चोट लग जाती होगी, ये मेरा मन दुख गया, तो मेरे से बात मत करो, लेकिन शरीर को चोट लगती है ना। या कुछ और होगी, बीमारी हो गई तो वो शरीर को लगती है, तो लगन को लगती है। जैसे हम कह रहे हैं शादी होनी है, तो शादी किसकी होनी है? तो लग्नेश की शादी होनी है। बच्चे होने हैं तो बच्चे किसके होने हैं? लग्नेश के बच्चे होने हैं, लगन के, नेटिव के बच्चे। तो वो कहां से देखेंगे? लगन से, ठीक है ना। घूमने जाने का मन कर रहा है तो मन वाली बातें जब आएंगी तो वो चंद्र राशि आएंगी, ठीक है। आई होप मैं दोनों में डिफरेंस बता पाई हूँ हेमा जी, दिस इज क्लियर टू यू? हाँ जी। है ना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये सीखना शुरू किया था, एक मिनट मैं 1 मिनट लूंगी जरा। ये सीखना हम लोगों ने शुरू किया था कि जो हमारे ग्रह हैं वो क्या क्या हमें बता रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ ग्रहों के बारे में तो बता दिया था, बात कर ली थी, लेकिन कुछ ग्रहों के बारे में मैंने कहा था कि आप इनको पढ़िएगा, शेयर भी किया था। आई होप आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा और हम लोग मिलके पढ़ लेते हैं। जैसे हमने सन के बारे में बात की थी, सूर्य देवता के बारे में बात की थी, फिर हमने मून के बारे में बात की थी कि मून के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। ऐसे ही मार्स के बारे में बात की थी। आइए आज हम मरकरी के बारे में बात करें। मरकरी हमारी इंटेलिजेंस एंड विजडम को बताता है।
विजडम से भी ज्यादा ये हमारे इंटेलिजेंस के बारे में ही बात करते हैं। हमारा इंटेलेक्ट क्या है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, हम कितना पढ़ाई या हमें कोई कुछ समझा रहा है तो हम कितनी जल्दी उसको ग्रैस्प कर सकते हैं, हमारी लर्निंग और एजुकेशन, हमारी मेमोरी कैसी है, ठीक है, हमारी राइटिंग स्किल्स कैसी है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। हमें कोई कोई बात बता रहा है तो हम उसमें लॉजिक लगा सकते हैं क्या? जो लॉजिक लगाना, एनालिसिस करना, राइटिंग देना, लिखना, बोलना, कम्युनिकेशन बताना, ये सारी चीजें जो हैं वो बुद्ध देवता का काम है। स्पीच, हम कैसा बोलेंगे, किस तरीके से हम अपनी बात को दूसरे को समझा सकते हैं, वो कम्युनिकेशन एंड स्पीच भी हमें बुद्ध देते हैं। बिजनेस करने का तरीका, व्यापार करना है तो कैसे करना है, बुद्ध की मदद से ही कर पाओगे। फाइनेंशियल स्किल्स, ट्रेडिंग स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, फ्रेंड्स बनाना, अगर बुद्ध अच्छे नहीं है तो आप फ्रेंड्स अच्छे नहीं बना सकते। बुद्ध का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है चार्ट में। अब हम नेक्स्ट क्लास से ये सीखेंगे कि कोई ग्रह कब अच्छा है और कब बुरा है, ठीक है, ये चीज हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे पर सीखना। अच्छा, कुछ कोई हमारे मन में क्यूरियोसिटी है, हमें जानने की, नॉलेज, अच्छा ये भी न्यू आइडियाज जानने हैं हमें, अच्छा ये भी होता है। तो जो भी दुनिया में चीजें हैं, ह्यूमर बहुत बड़ा कारक है ये ह्यूमर का। ह्यूमर मतलब हंसी मजाक, हंसी खेल में ही चीजें सीख जाते हैं। जॉय का कारक है ये, जिंदा दिली, हंसी मजाक, खेल कूद। प्लेग्राउंड के में आपको बुद्ध दिखाई देंगे क्योंकि सारे दोस्त हैं हमारे वहां पे। स्टडी टेबल, ये सारी चीजें जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो बुद्ध है। इनका कलर ग्रीन होता है, प्लांट्स के पास आसपास ये होते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं बृहस्पति, इनका कलर येलो होता है। ऐसे सन का जो कलर है वो रेड है, रेड। मून का कलर जो है वो व्हाइट है, यहाँ पे ब्लू बनाया हुआ है, एक्चुअली ये व्हाइट है, ये देखिए ये व्हाइट घेरा बना हुआ है। मंगल का कलर भी लाल है, कैसा लाल है, ब्लड रेड, ये ब्लड का कारक भी है, ठीक है। अब बात आती है जुपिटर की। जुपिटर विजडम है, जुपिटर धर्म है। कोई भी काम सही गलत, ये गलत होने ही नहीं देते, कभी भी ये कोई भी काम गलत नहीं होने देते, ये गलत चीजों का साथ देते ही नहीं है। ये टीचर हैं, ये गुरु हैं, ये मेंटोर हैं, ये आपके गाइड हैं, ये आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। फेथ एंड डिवोशन है, प्रॉस्पेरिटी है, खजानों के मालिक है ये। बिजनेस कौन करता है, बुद्ध करते हैं। खजाने कौन इकट्ठे करते हैं, ये करते हैं। आपके घर में जो धन आता है वो जुपिटर के आशीर्वाद से आता है। धान्य, धान्य का मतलब क्या होता है, जो हम ग्रोसरी ये सब चीजें ला के रखते हैं ना घर में, कहते हैं ना धन धान्य। धान्य का मतलब होता है अनाज। जिनके घरों में माँ अन्नपूर्णा की कृपा रहती है वहां पे जुपिटर बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। बच्चे, हमारे बच्चे जुपिटर की कृपा से ही आते हैं हमारे जीवन में। ये हमें गाइड करते हैं, ये हमें काउंसिल करते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंशन देते हैं, हम कोई छोटा सा काम ईमानदारी से करते हैं तो ये उसको बढ़ा देते हैं। एथिक्स और मॉरल सिखाते हैं ये हमें, ये जीवन की फिलॉसफी समझाते हैं। ये आशीर्वाद हैं, बड़ों का आशीर्वाद। हमारे गुरु जो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे दादा दादी, हमारे बड़े जो हमें आशीर्वाद देते हैं, वो दरअसल
जुपिटर का आशीर्वाद है, ठीक है। तो जुपिटर गुरु हैं वो हमारे। इसके बाद आते हैं शुक्र। दुनिया में जितनी भी लग्जरी है वो शुक्र के द्वारा ही लाई गई है। हर लग्जरी, आप बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, आप सॉफ्ट बिस्तर पे लेटे हैं, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आपके बालों का स्टाइल बहुत अच्छा है, आप पार्लर जाते हैं, आप नहाते हैं, आप ऐश कर रहे हैं, आप जितनी भी लग्जरी को आप एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू वीनस। वो वीनस से आती है, शुक्र से। आपके जीवन में प्रेम, रिलेशनशिप, रोमांस, अफेक्शन, ये सब, ब्यूटी, अट्रैक्शन, ये सब वीनस लेकर आते हैं। आर्ट एंड क्रिएटिविटी, आपको सुंदर चीजें पसंद है, आपको बड़ी पेंटिंग अपने घर में लगानी है, वो सब वीनस के। लग्जरी एंड कंफर्ट, प्लेजर, एंजॉयमेंट, ये सब कौन लाते हैं? ये वीनस लाते हैं आपके जीवन में। हार्मनी एंड बैलेंस, पीसफुल रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशन। जिनका शुक्र खराब होता है उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहते, झगड़े रहते हैं, क्योंकि ये खुद लव एंड रिलेशनशिप के कारक हैं। वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, मैरिज एंड पार्टनरशिप, ये भी कौन लाएंगे? क्योंकि जब ये लव एंड रिलेशनशिप के कारक है तो मैरिज भी तो लव और रिलेशनशिप है। सेंसुअलिटी एंड डिजायर, इच्छाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वहां घूमने चलते हैं, बड़ा फंक्शन करेंगे, तो ये सब कौन आइडिया देते हैं? ये शुक्र हैं। डिप्लोमेसी एंड ग्रेस, बात को सौम्यता से कहने का ढंग, ये देते हैं हमें, कि दूसरे को बुरा भी ना लगे और बात भी कह दी। जो बुध एक इंटेलिजेंसी देते हैं उसमें ये कलर भर देते हैं। ये मान लीजिए, कलर भरने का मतलब ये उसमें निखार लाते हैं, ये वैल्यू को, ये रिफाइनमेंट करते हैं। जैसे लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े सब पहनते हैं, लेकिन जो लोग बहुत फाइन कॉटन पहनते हैं, बेस्ट क्वालिटी लिनन पहन रहे हैं, कॉटन की भी तो वैरायटी होती है। एक कॉटन वो है जो हम लोग पहन के घूम रहे हैं, एक वो है जो अंबानी पहन के घूम रहे हैं, है ना। वो, इनको रिफाइनमेंट चाहिए। वीनस हमेशा रिफाइनमेंट देंगे, ठीक है। तो जीवन में रिफाइनमेंट लाने का काम वीनस करते हैं, ठीक। इसी तरह से हम सैटर्न को भी समझ सकते हैं। सैटर्न थोड़े से रूड है। अब रूड क्यों कह रहे हैं हम इन्हें? क्योंकि ये चाहते हैं कि भैया सब कुछ डिसिप्लिन में हो, कंट्रोल रखो। ये सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं और सेल्फ कंट्रोल के चक्कर में बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़े क्रूर भी हो जाते हैं। किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देते, इसीलिए इनको कर्मा और जस्टिस भी बोला गया है कि ये तो हर एक का कर्मा चेक कर लेंगे। कर्मा थ्योरी इन्हीं के साथ चलती है। तुमने वहां गलत किया, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, मैच्योरिटी देते हैं, सर्विस और ह्यूमिलिटी भी देते हैं, ठीक है। पेशेंस देते हैं, ये स्टेबिलिटी देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। जहां पर हमें शुक्र अटैचमेंट देते हैं, ये डिटैचमेंट देते हैं। ये हमें कहते हैं एंजॉय करो, ये कहते हैं थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, ठीक है। तो ये इनके साथ थोड़ी, ये हमारी लॉन्जिविटी यानी कि हमारी आयु का भी ध्यान रखते हैं। इन्हें मृत्यु का देवता भी बोला गया है। ये बदलाव लाते हैं जीवन में, ये बताते हैं कि अब टाइम आ गया, बहुत एंजॉय कर लिया, अब आपको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है,
अब आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है, ठीक है। तो ये इनकी शनिदेव हैं, ये इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बस ये चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो। ईमानदारी इनका मेन मोटिव है, ईमानदारी और डिसिप्लिन। इसके बाद आते हैं राहु देव, ये बहुत मॉडर्न है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनसे बच पाए। जो हम लोग स्क्रीन पे बैठ के आज ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप सामने बैठे हैं, इतनी दूर मैं बैठी हूँ, मैम गुड़गांव बैठी हैं, मैं मेरठ बैठी हूँ, भावना कहीं और बैठी है, हेमा जी कहीं और बैठी हैं, और हम ये जो स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, ये जो एक मॉडर्न चल गया, ये राहु है। ये राहु जी की कृपा की वजह से हो रहा है ये सब, कि हम इतनी दूर से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे आइडियाज हैं इनके पास कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं हर फील्ड में। जरूरी नहीं है कि अभी हमने स्क्रीन की बात कर ली, इंटरनेट राहु है। मॉडर्न तरीके सोचना, ये बिल्कुल भी रूढ़िवादी नहीं है। इनसे कोई कहे कि ये फॉलो करो, वो फॉलो क्यों करो, इनको क्वेश्चन आ जाएगा पहले, ठीक है ना। तो ये चीजें कैसे कैसे कुंडली पे लगेंगी वो भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले हम सीख रहे हैं कि ये इन ग्रहों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको कैसे बताएं कि राहु जी क्या हैं, ठीक है। मटेरियल चाहिए इन्हें, इनको हर चीज चाहिए, दुनिया की हर चीज इनके पास होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, अचानक से ऐसा गेन दे देंगे कि बस पूछो मत। अचानक से एम्बिशन देते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज भी कर लेते हैं। इनोवेशन के आइडियाज दे देते हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये हम लोग इतनी दूर बैठ के एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। ये जो वीडियो कॉलिंग करने का आइडिया है, ये राहु जी की वजह से आया है, ठीक है ना। केतु के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, ये लैंग्वेज है, तरह तरह की भाषा सीखना, एनिमल्स के भाषा सीख लेना। कुछ लोग ऐसे होते थे पुराने समय में जिनको जानवरों की भाषाएं समझ आती थी, आजकल भी होते हैं। वो किन की वजह से आती है? केतु की वजह से आती है, ठीक है। ये भी जीवन में बदलाव लाते हैं, डिटैचमेंट लाते हैं, सरेंडर कर दो। ये कहते हैं किसी भी चीज की इच्छा मत करो। राहु कहते हैं सब कुछ लो, सब कुछ चाहिए, इच्छा रखो, मॉडर्न बनो, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। और ये कहते हैं कुछ मत करो, लेकिन जब समय आएगा तो ईश्वर ने खुद ही दे देना है, ये कहते हैं। ये चीजों से कहते हैं कि डिटैच्ड रहो, सरेंडर कर दो। एक कहानी है यहाँ पर, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक आप लोगों ने भक्त प्रहलाद की बात सुनी हुई है। भक्त प्रहलाद को सब जानते हैं, जानते ना, हिरण्यकश्यप का बेटा था, भगवान विष्णु का उपासक था। उसकी बुआ थी जो लेके बैठ गई थी होली में, याद है वो वाली स्टोरी सभी को, है ना। हिरण्यकश्यप की एक बेटी भी थी जिसका नाम था सिम्हिका। सिम्हिका नाम था उसका। उसके एक बेटा था स्वर भानु। जो स्वर भानु था वो ये चाहता था मुझे देवता बना दिया जाए, मैं ब्रह्मा के दरबार में बैठूं। लेकिन क्योंकि वो राक्षस कुल का था तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, हमारी जब मीटिंग्स होती है तुम उसमें नहीं बैठ सकते। उसने कहा कि मैं वो करूंगा, तपस्या करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उसने की, खूब तपस्या की, ब्रह्मा जी को खुश भी कर दिया। उसने कहा कि ये नियम ही नहीं है, प्रकृति का नियम कहता है कि तुम राक्षस हो, तुम मेरे दरबार में नहीं बैठ सकते। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा रहा। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के दौरान जब वो अमृत निकला तो उसको मौका लगा कि ये अच्छा मौका है, अगर मुझे अमृत मिल गया तो मैं वो हो जाऊंगा,
अमर हो जाऊंगा और ब्रह्मा जी से कहूंगा कि अब तो मुझे बैठाओ। और जब मोहिनी बनकर विष्णु भगवान सबको अमृत पिला रहे थे तो वो रूप बदल के वहां बैठ गई। ये कहानी सुनी है आप लोगों ने? मैम आपने भी बताई थी उस दिन शायद बताई थी ये? हाँ जी। तो उसने क्या किया कि वो पी लिया, और पीने से क्या हुआ, वो अमर हो गया। कहानी यही है, ठीक है। तो जो सिर था वो तो बना राहु, बॉडी बनी केतु। और वो जो बॉडी थी वो जाके भगवान के चरणों में गिरी। जब उनका सिर काटा गया तो सिर तो उछल के पीछे साइड में चला गया, जिसको उनकी माँ उठा के ले गई, लेकिन जो बॉडी थी वो भगवान के चरणों में गिर गई। तो ये जो केतु हैं ये हमें यही कहते हैं कि आप सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दो मतलब भगवान के चरण, हर चीज के लिए सरेंडर कर दो। किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैनिक होना, भागना, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए करने की जरूरत नहीं। ऑलवेज इन सरेंडर मोड काम करो, लेकिन ईश्वर को सौंपते हुए। केतु का ये मोटिव है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि ये डिटैचमेंट। और केतु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। अनएक्सपेक्टेड गेन्स दे देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं नेगेटिव फोर्सेस से, रिसर्च और ऑकल्ट साइंसेस में ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमारी कुंडली होती है उसमें जब हम सभी ग्रहों को समझेंगे, भावों को समझेंगे, भावेशों को समझेंगे, तब हम इस कुंडली को पढ़ पाएंगे। क्या क्या समझना है हमें? राशियां, भाव और ग्रह। क्या क्या समझना है? राशियां समझनी है नंबर 1, नंबर 2 भाव समझने हैं, और नंबर 3 ग्रह समझने हैं, ठीक है। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, तो काफी ऐसा लग सकता है काफी थ्योरी है, ठीक है, बट कीप डूइंग। इन्हीं से कनेक्ट होते 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 आपको कुंडली देखना आ जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सेंड यू अ प्रैक्टिस पेपर। आप लोगों को कुछ नोट्स में सेंड करूंगी, कुछ प्रैक्टिस पेपर सेंड करूंगी, और आप उनको क्या कीजिएगा,